मैं रोजाना बस स्टॉप पर एक बूढ़े साधु बाबा को देखता था, जो सबको आशीर्वाद देते थे। एक दिन मैंने उन्हें 100 रुपए दिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अजीब नजरों से देखकर कहा, आज घर मत जाओ बेटा, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। मैं हंसकर घर चला गया। जैसे ही मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने मेरा नाम रोहन है। मैं एक 32 साल का जवान और हैंडसम आदमी था, और मुझे हमेशा यह फीलिंग रहती थी कि मैं किसी भी लड़की को खुश रख सकता हूँ, क्योंकि वो चीजें जो लड़कियां लड़कों में बुरा मानती हैं, वो सब मेरी आदतों से दूर थीं। मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं था। न कोई माँ थी जिसे सास बनकर देखकर लड़कियां डर जाती, न कोई बहन थी जो ननद बनकर मेरी बीवी की जिंदगी में जहर घोल देती, और न ही कोई ऐसा भाई था जिसकी बीवी आकर मेरी बीवी का जीना मुश्किल कर देती। मेरे पास अपना घर था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी गाड़ी थी, और घर में वो सारी चीजें थीं जो अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। मैं ऐसा बंदा भी नहीं था जो बीवी पर जबरदस्ती पर्दा करवाए या उसके ऊपर पाबंदियां लगाए। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी बीवी मेरे साथ चलते हुए खुश रहे। मैं खुद उसे कहता, चलो मूवी देखने चले, चलो कहीं घूमने चले, चलो आइसक्रीम खाने चले। मैं अपनी बीवी के लिए हमेशा वो सब करता था जो मुझे लगता था कि उससे वो खुश हो जाएगी। लेकिन मेरे नसीब में जो औरत आई, उसका नाम प्रिया था, और वो किसी भी तरह मुझे अच्छा नहीं मानती थी। शुरू के दिनों में ऐसा नहीं था। पहले 2 से 4 महीनों में उसने मेरे साथ ठीक समय बिताया, और मुझे उसमें कोई खास कमी नहीं लगी। लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे ये महसूस कराना शुरू कर दिया कि जैसे मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो खूबसूरत थी, स्लिम थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका रंग गेहुआ था, और वो बहुत चिड़चिड़ी भी थी। न वो अच्छा खाना बनाती थी, न घर के काम संभालने की समझ रखती थी। खुद वो कई चीजों में कमजोर थी, लेकिन हर वक्त मेरी कमियां निकालती रहती थी। मैं हर बार ये सोचकर चुप रह जाता था कि वो मेरी बीवी है, और उसके साथ ही मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। यही सोचकर मैं सुबह घर से निकल जाता। वो मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाती थी, और न ही मेरे कपड़े धोती थी। मेरी बीवी मेरे जूते तक साफ नहीं करती थी। मैं अपने सारे काम खुद करता था, और जब टाइम मिलता था तो उसके लिए नाश्ता भी बनाकर रख देता था, ताकि अगर वो चाहे तो उठकर खा ले। इन सब के बावजूद मैं हर रोज अपने दिल को ये तसल्ली देता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। घर से निकलकर मैं ऑफिस जाने के लिए एक तय रास्ता लेता था। उस रास्ते में एक बस स्टॉप पड़ता था, जहां मैं रोज कुछ मिनट के लिए रुकता था। वहां से मेरा एक दोस्त मेरे साथ ऑफिस जाता था। वो अपनी खराब माली हालत की वजह से बस का किराया नहीं दे पाता था, इसलिए अपने घर से पैदल आकर बस स्टॉप तक पहुंचता था, और वहां से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाता था। हमारा सफर लगभग आधे घंटे का होता था, और बातचीत में टाइम आसानी से कट जाता था। कभी कभी वो सैलरी मिलने पर मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा देता था। उसकी 5 बहनें थीं, और घर में कमाने वाला वो अकेला था। सिर्फ एक बहन की ही शादी कर पाया था। इसी वजह से मैं उसका थोड़ा ख्याल रखता था। आज जब मैं वहां पहुंचा तो उसे आने में थोड़ी देरी हो गई। मैंने उसे अभी तक ना आने देखा तो मेरी नजर बस स्टॉप के पास बैठे एक बाबा जी पर पड़ी। वो एक छोटी सी पुरानी चादर बिछाकर उसके ऊपर कुछ कटोरी और कुछ छोटी छोटी टोपियां रखे बैठे थे। कुछ साधारण धार्मिक चीजें भी थीं। लोग आते जाते उनसे कुछ खरीद लेते या बिना खरीदे ही पैसे दे देते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये बाबा जी भविष्य की बातें भी बता देते हैं। मैंने कई बार सुना था कि लोग उनके पास अपना नाम और प्रॉब्लम बताते हैं, और वो उन्हें आगे होने वाली बातें बता देते हैं। मैं अक्सर उन्हें ध्यान से देखा करता था। उनकी आंखें मुझे अजीब तरह की गहरी लगती थीं, जैसे वो बहुत कुछ जानते हों। कभी कभी मैं भी उन्हें कुछ पैसे दे देता था, लेकिन मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैं सोचता था कि इंसान की जिंदगी उसके फैसलों से बदलती है, न कि किसी की भविष्यवाणी से। उस दिन सुबह जब मैं बस स्टॉप के पास खड़ा था, तो मैंने बाबा जी को पहले से ज्यादा ध्यान से देखा। वो थके हुए लग रहे थे। शायद रात भर जागे हों या सेहत ठीक न हो। चादर के एक किनारे पर रखा पुराना सा कप जिसमें वो पैसे रखते थे, उसमें कुछ सिक्के और कुछ नोट पड़े थे। वो बार बार अपनी माला घुमा रहे थे।
कभी कभी वो आसपास देखकर गहरी सांस लेते, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैं अपने दोस्त का इंतजार करते हुए कुछ पल उन्हें देखता रहा। मैं सोच रहा था कि दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं। कोई उनके पास आता है, कोई नहीं आता। कोई उनकी बातों पर भरोसा करता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर रोज उसी जगह बैठे रहते हैं। वो शायद लोगों को छोटी छोटी चीजें बेचते हों, लेकिन असल में तो वो अपना टाइम बेच रहे होते हैं। अपना टाइम अपनी जरूरत के मुताबिक फैलाकर दिन बिताते हुए मैं इन्हीं सोचों में खोया खड़ा था कि मेरा दोस्त दूर से आता दिखा। उसने आते ही नमस्ते किया और जल्दी से बैठ गया, क्योंकि आज उसे सच में देर हो गई थी। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम ऑफिस की तरफ चल पड़े। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज पहली बार मेरे मन में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो बाबा जी मुझे देखकर कुछ कहना चाहते हों। लेकिन मैं उनके पास गया ही नहीं। उनकी आंखों में मानो मेरे बारे में कोई सवाल था या कोई बात थी जो वो कहना चाहते थे, और मैं बिना सुने ही वहां से चला आया था। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि वो बाबा जी मेरा आने वाला टाइम बदलने वाले हैं, और ये भी अंदाजा नहीं था कि प्रिया के साथ मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये दोस्त मेरा बुरा नहीं था। उसका नाम विक्रम था, और वो रोज मजाक में मुझसे पूछ लेता था कि आज भाभी से झगड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन अब बात ये थी कि मेरी शक्ल ही ऐसी हो गई थी कि लगता था जैसे मैं हमेशा टेंशन और उदासी में हूं। पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं हल्के मन से घर से निकला तो उसने तुरंत पहचान लिया कि मैं ठीक हूं। लेकिन अब तो मेरे चेहरे पर हमेशा चिंता छाई रहती थी, इसलिए उसे रोज ही लगता था कि मैं अपनी बीवी से लड़कर आया हूं। वो मुझे ध्यान से देखता और कहता कि अगर शादीशुदा लोग तेरे जैसे हो जाते हैं तो भाई मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वही था जो मेरा अपना जैसा था। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, मेरा तो और कोई था ही नहीं। जब रिश्तेदार न हो तो दोस्त ही फैमिली की जगह ले लेते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। विक्रम के साथ मेरा भी ऐसा ही रिश्ता था। रास्ते में कभी कभी हम चाय पीने के लिए रुक जाते थे, और ऑफिस में अगर फ्री टाइम मिलता तो मैं उससे अपने मन की बातें कह लेता था। उसे ये भी पता था कि मेरी बीवी थोड़ी अलग तरह की है, और उसके बर्ताव में वो नरमी नहीं है जो एक बीवी में होनी चाहिए। मैं अक्सर उसे कहता था, यार, इंसान शादी क्यों करता है? बीवी तो प्यार करने वाली होती है, और अभी तक हमारे बच्चे भी नहीं हैं कि हम बच्चों की बिजीनेस का बहाना बना लें। जब मैं उसे कहता हूँ कि चलो कहीं घूमने चलें, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, तो वो कहती है, क्या करेंगे बाहर जाकर? क्या जरूरत है बाहर जाने की? मुझे कहीं नहीं जाना। मैं ये बात विक्रम को सुनाता तो वो सिर पकड़ लेता था। एक दिन विक्रम कहने लगा कि तेरी बीवी को कोई और तो पसंद नहीं। मैंने उसे तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद कई बार उससे पूछा है, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो अपने फोन पर कोई लॉक भी नहीं लगाती। अगर उसकी जिंदगी में कोई और होता तो मुझे सबसे पहले यही फीलिंग आती। मैं कौन सा जॉइंट फैमिली में रहता हूँ कि मुझे पता ही न चले कि मेरी बीवी क्या कर रही है। एक ही घर में तो हम रहते हैं और सिर्फ दो लोग हैं। वो क्या करती है मुझे पता होता है, और मैं क्या कर रहा होता हूँ उसे पता होता है। दोस्त ने कहा कि हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है, लेकिन अक्सर सुनने में यही आता है कि जब औरतें ऐसा बर्ताव करती हैं तो शायद उनकी जिंदगी में कोई और होता है। मैंने कहा कि हाँ, पहली नजर में मुझे भी यही लगा था, लेकिन बात कुछ और ही है। ये सोचकर मैं टूट जाता था कि शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। शायद मैं वो शख्स नहीं जो उसके स्टैंडर्ड पर फिट बैठता हो। विक्रम ने फिर कहा कि कभी अपनी बीवी की फोटो तो दिखा दे। शायद वो तुझसे ज्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से ये सब करती है। मैं उसे फोटो दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में एक अजीब सी जिद थी कि अपने घर की बातें लोगों में ज्यादा न फैलाऊं। मैंने उसकी बात टाल दी और उसने दोबारा भी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन हकीकत ये थी कि हालात दिन ब दिन अजीब होते जा रहे थे। मैं जब बाहर किसी से बात करता तो कुछ पल के लिए मन हल्का हो जाता, लेकिन जैसे ही घर लौटने का टाइम नजदीक आता, मन फिर घबरा जाता कि पता नहीं आज घर जाकर कौन सा नया बर्ताव मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाहर मैं अपनी असली जिंदगी जी रहा था,
और घर के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जहां मेरा वजूद जैसे बेकार हो चुका था। विक्रम समझ जाता था कि मैं अंदर से टूट रहा हूं, लेकिन वो भी बेबस था। सिर्फ मेरा दर्द सुनता और मेरी फिक्र करता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरी जिंदगी में जो साइलेंट आग प्रिया ने लगाई थी, वो अब धीरे धीरे भड़क रही थी और मैं इस धुएं में अपना रास्ता खोता जा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब आगे चलकर क्या शक्ल लेगा। बस ये फीलिंग थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा था। मेरा ये दोस्त विक्रम मुझे ये भी सलाह देता था कि तुम लोग बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। ये वही बातें थीं जो सोसाइटी हमें सिखाती है और शायद ये बातें कई घरों में सच भी साबित होती होंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में जो हालात चल रहे थे वो किसी आम कपल जैसे नहीं थे। मैं विक्रम की बात सुनता तो दिल में उम्मीद जागती थी कि शायद सच में बच्चा आने से प्रिया बदल जाएगी और हमें एक मकसद मिल जाएगा। लेकिन जब भी मैं प्रिया से इस बारे में बात करता तो उसका जवाब हमेशा यही होता कि वो बच्चे संभालने के मूड में नहीं है, वो अकेली है और वो नहीं संभाल पाएगी। मैं खुद भी यही सोचता था कि सच में वो अकेली होती है और मुझे सुबह जाना होता है, शाम को आना होता है। मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि छुट्टी लूं तो सैलरी कट जाती थी, इसलिए हर रोज काम पर जाना जरूरी था। ये बात भी सही थी कि शायद वो अकेली बच्चे को संभाल ना पाए, लेकिन मैं नौकरानी रखने के हक में भी नहीं था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके पास कोई नौकरानी नहीं होती और वो अकेली चार चार बच्चे भी संभाल लेती हैं। वो रात को जागती भी हैं, सुबह उठती हैं, घर भी चलाती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। मैं इस बात को दिल से मानता था, लेकिन फिर भी उम्मीद ये थी कि कभी ना कभी हम भी इस दौर से गुजर ही जाएंगे। इसी बीच मुझे पता चला कि प्रिया एक दिन माँ बनने वाली थी। मैंने ये बात संयोग से जानी क्योंकि उसने मुझे खुद नहीं बताया। उसने जानबूझकर गोलियां खाकर अपना केस क्लियर करवा लिया था और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और अगर करना ही था तो मुझे तो बताना चाहिए था। मैं उसका पति था, उसका पार्टनर था, उसका साथी था, लेकिन उसने मुझे इसके लायक नहीं समझा और वो बड़े आराम से बोली कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे किसी न किसी तरह मना लेते और कहते कि बच्चा पैदा करो, लेकिन बाद में मुझे ही बेइज्जत होना था। तुम तो काम पर निकल जाते और मैं ही अकेली सुबह शाम भाग दौड़ कर रही होती। मैंने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूं कि तुम अकेली सब कुछ करो और मैं तमाशा देखूं? मैं ओवर टाइम करता, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी रख देता, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करता। उसने कहा कि नौकरों पर कौन भरोसा कर सकता है, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। उसकी बातें अपनी जगह सही लगती थीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम पूरी जिंदगी बच्चा ही न पैदा करें, क्योंकि हमारे साथ रहने के लिए कोई आने वाला नहीं था। हमने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारनी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसके माँ बाप भी बूढ़े थे, वो हमारे साथ नहीं रह सकते थे और उसकी कोई बहन भी नहीं थी जो आकर मदद कर सके। इसलिए हमें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी थी, किसी से उम्मीद न रखनी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो उसने बड़ी बेफिक्री से कहा कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने उससे झगड़ा किया, उसे डांटा भी, लेकिन कुछ देर बाद हम फिर नॉर्मल हो गए। मेरा दिल उसके मना करने से और भी ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन मैंने बात को बढ़ाया नहीं। मैंने ये बात विक्रम को भी नहीं बताई क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी वाली बात थी और मैं अपनी बीवी के बारे में लोगों से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बाद मेरे दिल में एक खालीपन आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया का क्या केस है। वो मेरी औलाद भी पैदा नहीं करना चाहती थी। वो मुझसे दूर दूर रहती थी। वो पूरी तरह भावनाओं से खाली औरत थी, जैसे प्यार उसकी जिंदगी में कोई मायने ही न रखता हो। आजकल की लड़कियां तो फिल्में और सीरियल देखकर प्यार के सपने देखती हैं। वो चाहती हैं कि उनका हस्बैंड भी उनके साथ वैसा ही प्यार करे जैसा वो स्क्रीन पर देखती हैं, और मैं तो वैसा बनने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन उधर मेरी बीवी थी,
जिसे मेरे प्यार की कोई परवाह ही नहीं थी। न उसे रोमांस में इंटरेस्ट था, न घर में और न ही मेरे फीलिंग्स में। जैसे मैं उसकी जिंदगी में एक जरूरत तो था, लेकिन एक इंसान के तौर पर बिल्कुल बेकार था। मैं जिंदा इंसान था, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं विक्रम के सामने हंसता था, ऑफिस में ठीक रहता था, बाहर भी नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से बिखरता जा रहा था और प्रिया को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर वो चाहती क्या है, वो मेरे साथ रहती क्यों है। अगर उसे न मुझसे प्यार है, न वो मेरी औलाद चाहती है, न मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो फिर वो चाहती क्या है? लेकिन इस सवाल का जवाब न पहले मिला था, न अब मिल रहा था। और शायद आने वाले दिनों में जो कुछ होना था, वो इन सवालों से कहीं ज्यादा दर्द देने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता, जब हम दोनों एक शादी में गए थे। ये शादी प्रिया की तरफ से मिला न्योता था, उसके रिश्तेदारों की थी और वो काफी खुश लग रही थी। मैंने सोचा शायद घर से बाहर माहौल बदलने से उसका मूड ठीक हो जाएगा और हम दोनों के बीच भी कुछ सुधार आ जाए। मैंने अच्छे कपड़े पहने, वो भी सज कर आई, लेकिन हमेशा की तरह मुझसे दूरी ही रखती रही। शादी का हॉल लाइट्स से सजा हुआ था, लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। सारी औरतें अपनी अपनी ग्रुप्स में बिजी थीं। प्रिया कुछ देर अपने चचेरे भाई बहनों से बात करती रही और मैं चुपचाप एक तरफ बैठकर सब देखता रहा। मैं खुद को कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स में कंफर्टेबल फील नहीं करता था, खासकर जब प्रिया मुझे अपना लाइफ पार्टनर कम और एक जरूरत ज्यादा समझती थी। फिर भी मैं उसके साथ आया था कि शायद वो खुश हो जाए। मैं खाने की टेबल की तरफ गया तो एक औरत मेरे पास आई। वो चेहरे से प्रिया की रिश्तेदार लगती थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, बड़ी बात है रोहन जी, आप प्रिया के साथ गुजारा कर रहे हैं। वो लड़की तो ठीक नहीं थी। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल चीर गया, जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डालकर दिल निचोड़ दिया हो। मैंने तुरंत उस औरत की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्रिया मेरी बीवी है और अगर कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो औरत शायद मेरी सख्ती से डर गई और तुरंत दूसरी तरफ चली गई, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा भड़क रहा था। मुझे कोई हक नहीं था कि कोई मेरी बीवी के बारे में मुंह खोले, चाहे वो कैसी भी हो। मैंने तुरंत प्रिया की तरफ देखा। वो हंसती बोलती रही। उसे कुछ पता नहीं चला कि उसकी अपनी रिश्तेदार ने मेरे दिल में किस तरह शक का बीज बो दिया था। घर लौटे तो अजीब सी सन्नाटा था। प्रिया अपनी मर्जी से सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत ने वो बात क्यों कही। वो क्या जानती थी जो मैं नहीं जानता था। मैंने अपने मन से बात निकालने की कोशिश की, लेकिन वो शब्द बार बार कानों में गूंजते रहे। वो लड़की ठीक नहीं थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने अपनी बीवी का इतना साथ दिया। फिर भी दिल कहीं ना कहीं चुभ रहा था। मैंने खुद से कहा कि शायद वो बस ओवर एक्टिंग कर रही हो। लोग ऐसी बातें कर ही देते हैं। लेकिन दिल ने जवाब दिया कि कोई भी इतना बड़ा सेंटेंस यूं ही नहीं बोलता। उस रात पहली बार मुझे ये फीलिंग हुई। ये ख्याल आया कि क्या प्रिया सच में मुझसे दूर रहती थी या उसकी वजह कुछ और थी। क्या मैं किसी सच से अनजान था? क्या उस औरत ने सच कहा था या झूठ बोल रही थी? लेकिन जो सवाल अंदर जाग गया था, वो अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। आजकल प्रिया मुझसे कोई खर्चा भी नहीं मांगती थी, जबकि पहले उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे और मैं पूरा करता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि अभी हमारे बच्चे भी नहीं हैं। जो भी खर्चा करना है वही तो है। चलो अगर पैसे मांगती है तो साफ है, मेरे पैसों पर उसका हक है। मैं पैसे दे देता था, लेकिन आजकल उसने मुझसे पैसे मांगना बंद कर दिया था। मैंने एक दिन पूछ लिया कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, तो कहने लगी कि उससे नहीं होती, जब होगी तो मांग लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अपनी तरफ से मैं अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। एक दिन मुझे सैलरी मिली थी और मुझे अगले दिन ऑफिस जाना था, लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए बाहर निकला तो विक्रम आज ऑफिस नहीं आया था, क्योंकि उसे कल ही सैलरी मिली थी और मेरी तरह शायद वो आज घूमने चला गया था। हर बार वो ऐसे ही करता था।
आज थोड़ी बारिश भी हो रही थी। रिटर्न पर विक्रम मेरे साथ आया करता था, लेकिन आज वो साथ नहीं था। पता नहीं क्यों, मैं बस स्टॉप पर रुक गया। मैंने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और बाबा जी की तरफ दे दिए। उन्होंने कहा, बेटा, इन चीजों में से कुछ ले लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसे लेते हुए उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखी। मुझे कहने लगे, बेटा, आज घर मत जाओ, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं हैरान हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बस यूं ही हवा में ये बात कह दी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने कहा, मौत किसका इंतजार नहीं करती बाबा जी? क्या पता इंसान कब दुनिया से चला जाए। ये तो भगवान को पता है। मैं उठकर चला गया। रास्ते में मैंने एक दो बार इस बारे में सोचा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। घर में गुस्सा। घर का ताला वैसा ही लगा था कि मेरे पास भी चाबी थी, और आज सुबह ही मैं प्रिया को ये कहकर निकला था कि मैं रात को लेट आऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब विक्रम आ जाएगा तो हम दोनों कहीं मूवी देखने चलेंगे। प्रिया तो हमेशा मेरे साथ जाने से मना कर देती थी, तो सोचा अपने दोस्त के साथ ही चला जाऊंगा। लेकिन उसने भी छुट्टी ली थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। मैं अपने घर में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरी नजर टेबल पर गई। मैं कुछ पल रुका, क्योंकि वहां 2 प्लेटें रखी हुई थीं, जिनमें किसी ने अभी अभी खाना खाया था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे दिमाग समझ न पा रहा हो कि ये क्या है। प्लेटों के अंदर अभी भी खाने के निशान थे। एक में सब्जी के टुकड़े थे, दूसरी में चावल के दाने। दोनों प्लेटें वैसी ही पड़ी थीं जैसे जल्दी में खाकर कोई उठ गया हो। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद प्रिया ने किसी मेहमान को खाने पर बुलाया होगा, क्योंकि उसके रिश्तेदारों में कोई भी आ ही जाता था। लेकिन आज तो मैंने सुबह ही जाते वक्त कहा था कि मैं लेट आऊंगा। फिर इतनी जल्दी उसने खाना क्यों खा लिया? वो तो आमतौर पर शाम के बाद ही खाती थी, जब मैं घर आकर बैठता था। मैंने मन ही मन कहा, खैर, शायद भूख ज्यादा लग गई होगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, लिविंग रूम की तरफ देखा। लिविंग रूम में पूरा सन्नाटा था। वहां कोई नहीं था। टीवी बंद था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। मैंने साइड वाले रूम में झांका, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत, जैसे सदियों से इस घर में कोई बोला ही ना हो। मेरी नजर दीवार की घड़ी पर पड़ी तो टाइम शाम के 7:30 बज रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा फीलिंग आने लगा। लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। दिल के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने धीरे से प्रिया को आवाज देने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। पता नहीं क्यों मन नहीं माना। मैं चुपचाप अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ाने लगा। वो रूम जो सबसे आखिर में था, जहां हम रात को सोते थे। हमने वो रूम इसलिए बनाया था कि सड़क का शोर कम सुनाई दे। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल के लिए खुद को संभाला। दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाइट बाहर आ रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही जो सीन मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मेरी सांस अटक गई। मेरे सामने प्रिया बेड पर अकेली नहीं बैठी थी। उसके साथ एक अनजान आदमी था। कोई ऐसा चेहरा जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, जैसे कोई बाउंड्री ही ना हो। मेरा दिमाग एक पल को बंद हो गया। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। दिल जैसे सीने से निकलकर गले में अटक गया। मैं बस उन दोनों को देखता रह गया। मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए। प्रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था, और वो आदमी जैसे सन्न रह गया। एक पल के लिए उसने मुझे घूरा और अगले ही पल उठकर मेरे पास आया। मैं कुछ बोल भी ना पाया था कि उसने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। मेरी आंखों के सामने तेज चमक घूमी और फिर अंधेरा छा गया। मुझे याद नहीं कि मैं जमीन पर कब गिरा, कब बेहोश हुआ। जब होश आया तो मैंने खुद को एक सफेद बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ हल्की रोशनी थी। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। दिमाग भारी था। सिर में तेज दर्द हो रहा था। आंखों के सामने धुंध थी। जब थोड़ा क्लियर दिखा तो मैंने देखा कि मेरे पास एक पुलिस वाला खड़ा है। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि आपको होश आ गया है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मेरी जबान सूखी हुई थी। उसने कहा कि आपको बेहोश कर दिया गया था।
हमें आपके घर से खबर मिली थी। फिर उसने कहा कि सबसे पहले हमें आपका स्टेटमेंट लेना है। अभी कोई और आपसे बात नहीं कर सकता। बताओ आपको क्या क्या याद है? मैं कुछ पल चुप रहा। मेरे दिमाग में वो सीन फिर घूमने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह खोला और कहा, मैंने अपनी बीवी के साथ एक अनजान आदमी को देखा था। वो दोनों मेरे घर में थे। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस वाले ने मेरी बात सुनी और कहा, हाँ, वो आदमी पकड़ा जा चुका है। उसने आप पर हमला किया था और आपको घायल छोड़कर भागने की कोशिश की। लेकिन आपका दोस्त विक्रम सीन पर पहुंच गया था। उसी ने आपकी जान बचाई है। अगर वो कुछ मिनट लेट होता तो शायद आप जिंदा ना होते। मैंने कमजोर आवाज में पूछा। विक्रम कहाँ है? पुलिस वाले ने कहा, वो बाहर है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने पूछा, वो आदमी कहाँ है? उसने कहा, वो हमारी कस्टडी में है और आपकी बीवी भी पकड़ में है क्योंकि वो भी उसके साथ भागने की कोशिश कर रही थी। हमें ये सब आपके स्टेटमेंट के बाद कोर्ट में पेश करना है। मैंने कहा कि मैं उस आदमी पर केस करना चाहता हूँ। उसने मेरे घर में घुसकर न सिर्फ मेरे सिर पर मारा बल्कि मेरी इज्जत पर भी हमला किया। पुलिस वाले ने सिर हिलाकर कहा कि आपका हक है। ऐसे केसों में बेल नहीं मिलती। ये सीरियस क्राइम है और जो किसी के घर की पवित्रता तोड़ता है उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। मेरे दिल में तूफान मचा था। मेरा बदन तो हॉस्पिटल के बेड पर था, लेकिन दिमाग अभी भी उस पल में अटका था जब मैंने प्रिया को उस अजनबी के साथ देखा था। मेरे कानों में अभी भी वो आवाजें गूंज रही थीं, जो शायद उन्होंने मेरी मौजूदगी फील करके निकाली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बस इतना सोच रहा था कि जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ किया, वो कैसे इतनी आसानी से किसी और के साथ जा सकती थी। इसी बीच विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कमजोर सी स्माइल दी और बस इतना कहा, थैंक्स दोस्त। और फिर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई। मेरे सिर में फिर चक्कर आ गया। सब धुंधला हो गया। मैं फिर बेहोश हो गया। यही वो पल था जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन टूट गया। एक इल्यूजन जो प्यार के नाम पर मैंने सालों तक पाला था। जब मुझे दोबारा होश आया तो शायद अगला दिन हो चुका था। मेरे चारों तरफ हॉस्पिटल का हल्का शोर था और रोशनी की धुंधली किरणें रूम में आ रही थीं। विक्रम मेरे पास ही था और मुझे देखकर पिछले दिन की चिंता भरी बेचैनी से देख रहा था। अब मेरी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी और मैं बात करने लायक था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो गई है। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो तुझे पहले दिन ही कह रहा था कि किसी मर्द का चक्कर है और तू ही नहीं मानता था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा फीलिंग आया। मैं सोचने लगा कि सच में यार, लेकिन वो इतने तरीके से और इतनी क्लीनली ये सब कर रही थी कि मुझे शक भी ना हुआ। उसने तो अपने फोन पर लॉक तक नहीं लगाया था। सब कुछ ऐसे ओपन और क्लियर, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही छिपा था। विक्रम मेरी तरफ झुककर बोला, तेरी जान बच गई। मैंने उसे देखा और आंखें भर आईं। मैंने कहा, तू वहां क्या करने आया था? उसने जवाब दिया कि मैं वहां से गुजर रहा था और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बीता था। वो बोला, दिन में तो मैंने अपने काम में टाइम बिताया और रात को तेरे घर के पास से गुजरा। मैंने सोचा था कि तेरे साथ बैठकर चाय पी लूंगा या कहीं जाने का प्लान बना लेंगे, लेकिन अंदर से शोर की आवाज आई और मैं देखता हूँ कि जो हो रहा था। अगर मैं वहां ना आता तो तेरी न्यूज बन जाती कि तेरी बीवी ने तुझे इस दुनिया से रिड ऑफ कर दिया और अपने लवर के साथ भाग गई। मैंने सोचा, सच में जिंदगी के पल कितने अनिश्चित होते हैं। ये औरत जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे क्लोज रखा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, वो कैसे मेरी आंखों के सामने मेरी वफादारी के साथ खेल रही थी। दिल पर एक दर्द छा गया और दिमाग में बेचैनी का तूफान उठा। विक्रम ने कहा कि घर में सामान भी पैक पड़ा था और वो उस रात भागने वाली थी। मैंने अंदर ही अंदर अपनी बेबसी फील की, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी इज्जत ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं। ये फीलिंग मुझ पर हावी हो गई कि अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। वो लड़की अपनी शक्ल देखने लायक नहीं है। मेरे मन ने मुझे आगे बढ़ाया कि ये डिसीजन सही है। मैंने लीगल पेपर तैयार करने को कहा और लिखकर उसे तलाक दे दिया। ये वो पल था जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप लिया। मैंने फैसला किया
कि उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं और इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दूं। लेकिन मैंने पुलिस से ये भी कहा कि उसके ऊपर कोई केस न करे। मैं जानता था कि हर जुल्म का इंसाफ टाइम के साथ होता है और मेरे इंसाफ से ज्यादा जरूरी सिस्टम का फैसला है। मैंने मन ही मन सोचा कि टाइम सब क्लियर कर देगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई तो मैं वापस अपने घर आया। विक्रम मेरे साथ पूरा टाइम रहा। इतने दिन वो ऑफिस में मेरे काम का भी ध्यान रखता रहा ताकि कोई मुझे जॉब से ना निकाले। उसने हर स्टेप पर मेरा साथ दिया, मेरे घर का ख्याल रखा, खाने का इंतजाम किया और मेरा मनोबल हाई रखा। मैंने उसे कई बार कहा कि मैं तेरा फेवर कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन वो धीमे लहजे में मुझसे कहने लगा कि तू मेरी बहन से शादी क्यों नहीं कर लेता। मैंने हंसकर कहा कि मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ और तेरी बहन तो कुंवारी है। उसने मुस्कुराकर कहा कि लेकिन तू अच्छा इंसान है, मुझे पता है कि तू जिंदगी संभाल लेगा। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने फैसला किया कि उसकी बहन से शादी कर लूं। वो एक बहुत अच्छी और सभ्य औरत थी। उसकी जिंदगी में कोई दुख या कमी नहीं थी और वो दिल से प्यार करने वाली थी। दहेज न होने की वजह से उसकी शादी थोड़ी लेट हुई थी और उसकी उम्र भी मेरी बराबर हो गई थी, जो औरत के हिसाब से ज्यादा मानी जाती है। लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। हमारी शादी के बाद जिंदगी ने नया कलर लेना शुरू किया। अब मैं फील कर रहा था कि मेरे पास एक सच्ची पार्टनर है जो मेरी जिंदगी की हर कमजोरी समझती है और मेरी खुशियों में शरीक होती है। हमारी जिंदगी में पहले की कड़वाहट की जगह सुकून और भरोसे ने ले ली थी। मैं रोज सुबह उठता तो अपनी बीवी की स्माइल देखकर दिन की शुरुआत करता। हमारी जिंदगी में हंसी और मोहब्बत की गूंज होती थी। मैं अब हर छोटी छोटी बात में खुश रहना सीख गया हूँ। पास्ट की कड़वाहट को दिल में जगह नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें लेसन की तरह याद रखूंगा। अब मैं अपने दोस्त विक्रम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर मुश्किल पल में मेरे साथ खड़ा रहा। उसके हेल्प के बिना शायद मैं अपनी जिंदगी दोबारा न संभाल पाता। हम अब हर छुट्टी पर साथ घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं, चाय के साथ घंटों बातें करते हैं। मैं फील करता हूँ कि जिंदगी सच में उन मोमेंट्स में छिपी है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। मेरी नई जिंदगी में अब कोई डर नहीं है। मैं अपने प्यार को पूरी तरह समझता हूँ और सच्चाई के साथ जीता हूँ। प्रिया की याद अब सिर्फ एक लेसन बनकर रह गई है, जिसने मुझे सिखाया कि प्यार और भरोसे बिना रिश्ता टिक नहीं सकता और जो शख्स वफादारी के काबिल नहीं है उसे जिंदगी से निकाल देना जरूरी है। अब मैं अपनी बीवी के साथ हर पल खुशी और सुकून से बिताता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी जिंदगी की ये नई स्टार्टिंग मुझे हर दिन याद दिलाती है कि इंसान को अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना चाहिए और गलत रिलेशनशिप से खुद को फ्री रखना चाहिए। अब मेरी दुनिया में लाइट, प्यार और पीस है और मैं जानता हूँ कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका फेस करने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरी स्टोरी का मैसेज यही है कि जो कुछ भी हुआ वो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए था और अब मैं अपनी जिंदगी के हर मोमेंट की वैल्यू करता हूँ। मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी है। मैं उसे देखकर हर रोज थैंक्स फील करता हूँ। वो न सिर्फ प्यार करने वाली है, बल्कि मेरे लिए जिंदगी के हर पार्ट को आसान बना देती है। उसके हाथ का खाना कमाल का है। कभी कभी मैं खुद को बहुत लकी फील करता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई और अब वो माँ बनने वाली है, जिसमें वो नरमी और प्यार है जो पूरे घर को सुकून से भर देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने प्रिया से क्या उम्मीदें रखी थीं और अब जब मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि असली खुशी कैसी फील होती है। मेरी बीवी खाना बनाने में भी एक्सपर्ट है। कभी कभी जब वो कोई स्पेशल डिश बनाती है तो मैं देखता हूँ कि उसका टेस्ट अव्वल है। मैं सोचता हूँ खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ खाने के डिब्बे निकालकर उन बाबा जी के लिए भी ले जाता हूँ जो सड़क किनारे छोटी सी चादर बिछाकर बैठे होते हैं, लोगों के लिए फ्यूचर बताते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि कैसे एक आदमी इतनी सही भविष्यवाणी कर सकता है। कैसे वो अपने दिल की आवाज की ताकत से लोगों की जिंदगियों में असल चेंज ला देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या सच में उनके पास कोई जादू है या ये बस उनका गैस था? लेकिन
जिस दिन उन्होंने कहा था कि तुम घर मत जाओ, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है, वो दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला था। अगर मैं बाहर ना जाता और अगर वो मेरे साथ न होते तो मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता। मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को उस दिन से याद करता हूँ और अपनी बीवी की वैल्यू और प्यार को और ज्यादा फील करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान जिससे उम्मीद रखता है वो कभी इतनी बेवफाई कर सकता है। लेकिन जिंदगी ने मुझे लेसन सिखाया कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता, लेकिन जो मिलता है वो हमेशा हमें वो खुशी देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। मैंने एक दिन बाबा जी से पूछा कि आप ये कैसे करते हैं? आप कैसे इतनी सही भविष्यवाणी कर लेते हैं? वो मुस्कुराए और बोले कि उन्हें नहीं पता, वो बस इंसान के चेहरे को देखते हैं और जो बात दिल में आती है कह देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब मेरे चेहरे को देखकर क्या देख रहे हैं? तो वो हंसकर बोले कि मैं लकी आदमी हूँ। उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी का असली जस्टिस कैसे होता है, क्योंकि मेरी बीवी सच में वो सब कुछ थी जिसकी मैंने प्रिया से उम्मीद रखी थी, लेकिन जो मुझे उससे कभी न मिला। और आज वही सब मुझे अपनी बीवी में मिलता है। वो मेरे लिए जिंदगी की लाइट है, मेरे दिल की धड़कन है जो न सिर्फ मुझसे प्यार करती है बल्कि हर टाइम मेरा ख्याल रखती है, खाने से लेकर कपड़ों तक और घर के हर छोटे बड़े काम तक। जब वो कोई स्पेशल खाना बनाती है तो मैं उसे लेकर बाबा जी के पास भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी भविष्यवाणी सच्ची थी। जिस दिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है, सच में ऐसा ही था और मैं सिर्फ विक्रम की वजह से बच सका, क्योंकि वो मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ा रहा और मेरी जान बचाई। मैं हर दिन शुक्रगुजार हूँ और सोचता हूँ कि जिंदगी में सच में कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ी खुशियां दे देती हैं। अब मेरी जिंदगी में सुकून है। मेरी बीवी मेरी खुशी का कारण है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं अब हर रोज ये फील करता हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए, कभी हार न माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो चीजें हमारे लिए लिखी जाती हैं वो एक ना एक दिन जरूर आती हैं, चाहे वो हमारी कैपेसिटी के मुताबिक न भी हो, लेकिन हमें वो खुशी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। मेरे लिए अब सब कुछ सही है। मेरी बीवी मेरी जिंदगी का सबसे वैल्यूबल पार्ट है। वो माँ बनने वाली है। हम दोनों अपने फ्यूचर के लिए फुल जोर से मेहनत कर रहे हैं। हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना करेंगे, हर खुशी को साथ शेयर करेंगे। मैं हर दिन अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करके अपनी जिंदगी की वैल्यू और प्यार को फील करता हूँ। मैं अब हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी प्यार करने वाले पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना है, हर लम्हे को वैल्यू के साथ जीना है। मैंने विक्रम के साथ अपने रिश्ते को भी स्ट्रॉन्ग किया और वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। वो दोस्त जो हर मुश्किल में साथ रहा, अब हर मोमेंट की खुशी को और बढ़ाता है और मेरी जिंदगी में वो सुकून है जो पहले कभी न था। अब मैं अपनी जिंदगी में हर दिन थैंक्स बोलता हूँ, हर लम्हे की वैल्यू करता हूँ, हर खुशी को अपने दिल में सेव करता हूँ। मैंने प्रिया से जो एक्सपीरियंस सीखा वो ये है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, इज्जत और रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन करो। किसी के साथ भी ऐसे रिश्ते में मत पड़ो जो तुम्हें दर्द दे, लेकिन हर इंसान के लिए होप हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो एक दिन जरूर मिलता है, चाहे वो हमारे स्टाइल के मुताबिक ना हो। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है। वो हर दिन मेरे लिए प्यार और अटेंशन लाती है और मैं हर रोज ये फील करता हूँ कि मैं सच में लकी हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली जो प्यार, वफादारी और जिंदगी के हर पार्ट में बेस्ट है। हम दोनों अब अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द हमारी जिंदगी में एक नई जिंदगी आने वाली है जो हमारे घर की खुशियों को और बढ़ा देगी। मुझे और क्या चाहिए? एक प्यार करने वाली बीवी, एक बेस्ट फ्रेंड और जल्द आने वाले बच्चे से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कभी होप मत छोड़ो। हर दर्द के बाद खुशी आती है। जो हम चाहते हैं वो हमेशा मिलता है, चाहे टाइम के साथ आए, और जो चीज हमारे लिए किस्मत में लिखी जाती है वो एक ना एक दिन हमारे पास आ ही जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।
धन्यवाद।